प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की समस्याओं के प्रति जवाबदेह हैं। उन्हें समस्याओं का जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपनी चुनाव प्रचार में गर्दा उड़ा हुआ है दोस्तों। महंगाई, बेरोजगारी पर लगातार दोनों नेता फोकस्ड हैं और यह भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का सबब बन रहा है। मगर भाजपा के नेता और सांसद क्या कर रहे हैं, ये वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में दो दिक्कतें हैं। आप देख सकते हैं मनोज तिवारी जो हैं श्री राम के सामने सिर झुका रहे हैं, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमारे आराध्य हैं श्री राम, उनके सामने हम सब सिर झुकाते हैं, जी हां। मगर दिक्कत क्या है, मनोज तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी उनकी भी पूजा कर रहे हैं। भाई, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव पड़ें, उनके सामने सिर झुकाएं, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री बुजुर्ग भी हैं और चूंकि मनोज तिवारी उनकी पार्टी से हैं तो जाहिर सी बात है एक स्नेह सम्मान रहता है। मगर यहां पर श्री राम के समकक्ष उनके बराबर रखकर उनके सामने उनकी पूजा अर्चना करना, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री महंगाई, बेरोजगारी पर सवालों के जवाब नहीं देते हैं। और कल ही सीएसडीएस का एक सर्वे आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 50% लोग, उन्होंने जिन लोगों से संपर्क किया उनका मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी जो है वो सबसे ज्यादा अहम है। राम मंदिर और हिंदुत्व, उसमें सिर्फ 10% लोगों की दिलचस्पी है। 50% लोगों की दिलचस्पी जो है वो महंगाई, बेरोजगारी पर है। मगर यहां पर सांसद महोदय हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, जो सवाल तेजस्वी और राहुल खड़ा कर रहे हैं और उन सवालों को जनता के सामने नहीं लाया जा रहा है, वो ज्यादा जरूरी है या इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन? यानी कि चाहे मीडिया के गुल्लू कालू, पापा की परियां हो या फिर सांसद, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा कर रहा है, उनसे कोई सवाल नहीं कर रहा है। 10 साल बाद भी अगर आप बेरोजगारी की समस्या को नहीं संबोधित कर पाए, जबकि आपकी वादे थे, आपने इरादे जतलाए थे, मगर सब देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव को अपनी चुनावी सभाओं में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और वो राज्य के युवा से सवाल कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारी बेरोजगारी दूर हुई? उनसे पूछ रहे हैं कि 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं, मगर इन सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा। सुनिए तेजस्वी ने अपने अंदाज में किस तरह से जनता के सामने ये मुद्दे रखे, और टेंशन होना लाजमी है। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी। माँ बाप पेट काट करके अपना बाल बच्चा को पढ़ाता है कि पढ़ लिख लेगा तो अच्छा नौकरी हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा तो बुढ़ापा में यही नौजवान हमारा सहारा बनेगा। लेकिन मोदी जी ने एक बार भी नौकरी देने के बारे में बोला? अभी जम्मू में आए थे, बोले कि कितना नौकरी देंगे, क्योंकि वो जानते हैं 14 में ही बोले थे कि 2 करोड़ देंगे, लेकिन अब तक कोई नौकरी जो है उन्होंने 10 साल में नहीं दिया। आपको समझना पड़ेगा, केंद्र में सरकार है भाजपा की 10 सालों से, मोदी जी प्रधानमंत्री है 10 सालों से, और बिहार में डबल इंजन की सरकार है भाजपा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है 17 साल से। यहाँ के सांसद लगातार एनडीए को जिताने का काम किया आप लोगों ने। आप लोग देखिएगा लगातार चिराग पासवान जी जो एनडीए में है मोदी जी के साथ में, यहाँ का विधायक सब कोई एनडीए का है, यानी ऊपर से नीचे एनडीए का। बताओ, ये 17 साल, 10 साल और 3-3 बार सांसद बनाया लोगों ने, 15-20 साल से सांसद है एनडीए का, विधायक उनका, फिर भी क्या दिल में हाथ रख के बोलेगा कि गरीबी खत्म हुआ? क्या शिक्षा व्यवस्था सुधरी? क्या अस्पताल में दवा इलाज अच्छा से हो रहा है? क्या दिए मोदी जी, क्या दिए आप लोगों को? उसी तरह से राजस्थान में राहुल गांधी थे, वही मुद्दे राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। बकौल राहुल गांधी, जनता कहती है बेरोजगारी और महंगाई देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन आप देश की मीडिया को देखेंगे तो लगेगा
कि सबसे बड़ा मुद्दा अंबानी परिवार में होने वाली शादी है। राहुल गांधी नाराज है। राहुल गांधी इसलिए भी नाराज हैं कि कांग्रेस एक घोषणा पत्र जारी करता है जिसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए न्याय की बात की गई है, मगर उनके घोषणा पत्र के बारे में प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि यह घोषणा पत्र प्रेरित है आजादी से पहले के मुस्लिम लीग से। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। किसी से भी पूछो, यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है, उधर आपको विदेश से हजारों लोग आते हुए देखेंगे। 24 घंटा मीडिया में आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। कभी वो समुद्र के नीचे जाएंगे, कभी हेलीकॉप्टर में, सी प्लेन में उड़ते हुए देखेंगे, कभी थाली बजाते हुए देखेंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट दिखाने को बोलेंगे। राहुल गांधी जानते हैं कि असली मुद्दा जनता के सामने बेरोजगारी और महंगाई है। और जैसे मैंने बताया, सीएसडीएस के सर्वे ने नींद उड़ा रखी है भाजपा की, क्योंकि देश की जनता से बात की जा रही है और देश की जनता कह रही है कि हमारे लिए सबसे अहम यही मुद्दे हैं। यही तो वजह है कि चुनाव के संवाद को भटकाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लगातार माहौल को भड़काया जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं मीडिया आपको देश के असली मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई के बारे में नहीं बताएगा, इनका काम सिर्फ आपको भटकाना है। राहुल गांधी। और 24 घंटा जो देश के असली मुद्दे हैं इनके बारे में आपको कभी दिखेगा नहीं। किसानों का एजिटेशन हुआ, किसान सड़क पे उतर गए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश में। और मीडिया में क्या आता है? आतंकवादी हैं। मीडिया में आता है और बीजेपी के लोग कहते हैं आतंकवादी हैं। बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी, महंगाई की बात कभी नहीं आएगी। इनका काम आपका ध्यान भटकाने का है। ये सिर्फ चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे नेशनल और रीजनल मीडिया पे ना आए। और इनके जो मालिक हैं, इनको करोड़ों रुपए सरकार देती रहती है। मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों, सीएसडीएस के सर्वे में, जिसका जिक्र मैंने अपने कार्यक्रम में किया था, एक बहुत बड़ी तादाद है जो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाती है। और सबसे चिंतित करने वाली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, 55% लोग ऐसा मानते हैं कि पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। इसीलिए राहुल गांधी अपनी सभाओं में गुप्त चुनावी चंदे की बात करते हैं।
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, 2014 से पहले एक 2G स्कैम आया था। आप में से, हम में से कई लोग उसको जानते भी नहीं थे, वो मामला इतना तकनीकी था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तल्ख टिप्पणी की थी। और अब गुप्त चुनावी जनता, जिसमें न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, बल्कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस हाथ ले उस हाथ दे, राहुल गांधी अपनी सभाओं में बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मगर बड़ा सवाल यह कि क्या जनता में इस मुद्दे की गूंज है? मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक बड़ी तादाद में बताएं कि क्या गुप्त चुनावी चंदा इन चुनावों में मुद्दा है जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। ये चुनाव संविधान को और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। ये चुनाव 90% वालों का चुनाव है, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट का। एक तरफ अदानी जी और हिंदुस्तान के बड़े बड़े अरबपति, नेशनल मीडिया, पूरा का पूरा धन उनके हाथ में, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से दबाव डालकर, हफ्तेबाजी कर बीजेपी ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा लिया है। ये चुनाव गरीब और 25 अरबपतियों के बीच में चुनाव है। राहुल गांधी वो लकीर भी खींचते हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ देश के धन्ना सेठों के 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया जाता है, मगर दूसरी तरफ किसान की बार बार जो है तौहीन होती है, उसकी बेइज्जती की जाती है, उसे अपमानित किया जाता है। यह फर्क क्यों? विपक्ष का नेता यह सवाल उठा रहा है, मगर इन सवालों का जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं है। इसीलिए बिलो द बेल्ट राजनीति जो है वो लगातार बढ़ रही है। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। अब आप कहोगे 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? इतना बड़ा नंबर है, आपको और हमें पता ही नहीं लगता कितना बड़ा है। मैं बताता हूं आपको। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25-30 सबसे अमीर लोगों का इतना कर्जा माफ किया जितना 24 साल मनरेगा में लगता है। समझिए बात, जितना 24 साल में मनरेगा में जाता है, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 लोगों का कर्जा माफ किया। देखिए, पहली लाइन में 3, 6, 9 कितने लोग हैं पहली लाइन में? तकरीबन 20 लोग होंगे। पहली लाइन में 20 लोग हैं। हिंदुस्तान की हालत समझनी है तो मैं बताता हूं आपको। हिंदुस्तान के सबसे अमीर 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 70 करोड़ लोग, उसमें पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, और दूसरी तरफ 22 लोग। 70 करोड़ लोग क्या कह रहे हैं? 70 करोड़ में से किसान कह रहे हैं हमारे को एमएसपी दे दीजिए। युवा कह रहा है हमें रोजगार दे दीजिए। महिला कह रही है महंगाई से हमें बचाइए। कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का सारा फोकस दोस्तों रोजगार पर है। इसीलिए वो बहुत ही चतुराई से अग्निवीर का मुद्दा भी उठाते हैं। बकौल राहुल गांधी एक अग्निवीर योजना लाई जाती है, मगर उस अग्निवीर योजना के तहत भी सैनिक को सम्मान नहीं है। और आप जानते हैं दोस्तों, अग्निवीर का मुद्दा जो है उसकी गूंज उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में साफ तौर पर सुनाई दे रही है। इसीलिए राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाने से नहीं चूक रहे, और खासतौर से राजस्थान की पावन भूमि से इस मुद्दे के मायने ही बदल जाते हैं। राहुल गांधी, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश,
तमिलनाडु, हिंदुस्तान का हर प्रदेश अपने युवाओं को सेना में भेजता था। सेना गारंटी देती थी कि अगर आपको कुछ हुआ, कुछ भी हुआ, हिंदुस्तान की सरकार आपकी देखभाल करेगी, शहीद का दर्जा देगी, पेंशन देगी। अगर आप शहीद हुए, आपके परिवार को कॉम्पनसेशन मिलेगा, आपकी पेंशन उनको मिलेगी, कैंटीन मिलेगी। यह वायदा हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के जवान से करती थी। यह वायदा नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर बनाकर यह वायदा तोड़ा है। और यह अग्निवीर स्कीम जो है, भाई और बहनों, यह आर्मी को नहीं चाहिए थी। यह आर्मी ने नहीं कहा कि हमें अग्निवीर चाहिए। यह नरेंद्र मोदी जी ने पीएम ऑफिस से अग्निवीर योजना लागू की है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को हम रद्द कर देंगे और जो पहले गारंटी हमारे जवानों को दी जाती थी, शहीद का दर्जा, पेंशन, कैंटीन, ये हम एक बार फिर हमारे जवानों को देने जा रहे हैं। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं और बाकायदा आंकड़े गिनाते हैं कि जनता को बड़ी महंगी पड़ी मोदी सरकार। बकौल राहुल गांधी, आटा 20 से 40 रुपए किलो हो गया है, दाल 80 से 210 रुपए, दूध 30 से 66 रुपए प्रति लीटर, तेल 52 से 150 रुपए प्रति लीटर, पेट्रोल 66 से 97, डीजल 52 से 90, रसोई गैस 410 से 1103 और डॉलर 58 था, अब 83 पर आ गया है। क्या इन मुद्दों पर संवाद नहीं होना चाहिए? क्या इन मुद्दों का जवाब देश के प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए, बनिस्बत आप चुनावों को हिंदू मुस्लिम की तरफ घसीट कर ले जाएं? आखिर क्यों? और फिर राहुल गांधी अपने चुनिंदा मुद्दे को उठाने से नहीं चूकते। राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश की संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों को दी जा रही है। वो बाकायदा अडानी पर हमला बोलते हैं। बकौल राहुल गांधी, एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया, पोर्ट अडानी को दे दिया गया, हाईवे अडानी को, डिफेंस अडानी को, सोलर पैनल अडानी को, बिजली, कोयला सब अडानी को। तो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल, 10 साल चुने हुए लोगों को देश का पूरा धन दे दिया। आप जहां भी जाओ हिंदुस्तान में, कोने कोने में चले जाओ, आपको एक नाम दिखाई देगा, एयरपोर्ट अदानी, पोर्ट अदानी, हाईवे अदानी, डिफेंस अदानी, सोलर पैनल अदानी, बिजली अदानी, कोयला अदानी, और सारा का सारा फायदा एक व्यक्ति को नरेंद्र मोदी ने दिया है। और अडानी से नाराज भी दिखते हैं। बकौल राहुल गांधी, मैंने अडानी का सिर्फ नाम लिया था, मगर मुझसे मेरी सांसदी छीन ली गई। बड़ा सवाल ये कि अडानी के मुद्दे को जिस तरह से तरजीह दे रहे हैं, क्या अडानी का मुद्दा और लोगों में बेरोजगारी और महंगाई जो एक मुद्दा है, खासतौर से बेरोजगारी, क्या इन दोनों मुद्दों को मिला के कांग्रेस को यह लग रहा है कि वो जनता में अपनी जगह बना पाएगी? क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, आइए सुनते हैं। मैंने उनके बारे में पार्लियामेंट में भाषण दिया। मेरी सदस्यता ले गए, मेरी सदस्यता ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे फिर से एमपी बनाया। और मैंने कहा क्या? मैंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से यह पूछा
हर इंडस्ट्री में अदानी जी क्यों दिखते हैं? देश की रक्षा हथियारों में अदानी जी, बिजली अदानी जी, कोयला अदानी जी। और मैंने मोदी जी से पूछा, मोदी जी आपका इनके साथ रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है आपका इनके साथ? मेरी सदस्यता रद्द कर दी और फिर मेरा घर ले लिया। ये सोचते हैं कि सदस्यता लेने से, घर छीनने से मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने घर की चाबी इनको दी, कहा मुझे घर नहीं चाहिए। मेरे करोड़ों घर हैं हिंदुस्तान में। करोड़ों लोगों के दिल में मेरा घर है। मुझे तुम्हारी कोई घर की जरूरत नहीं। दोस्तों, जब से सीएसडीएस का सर्वे आया है, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को जो है उठा रही है। और यही नहीं, कई जगह यह भी सर्वे आ रहा है कि एक सैचुरेशन लेवल आ गया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इससे आगे नहीं बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए हाथ पांव मार रही है कि हम जो आंकड़ा पिछली बार आया था उसे बढ़ाया जाए। और ये किस तरह से बढ़ाया जाएगा? जब आप भड़काएं, जब आप भड़काऊ मुद्दे उठाएं। मगर कांग्रेस कह रही है मुद्दा वही है, बेरोजगारी, महंगाई। और इन सवालों का जवाब दे मोदी सरकार, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी वो घिरी हुई है। सुप्रिया सुनीत क्या कह रही हैं, ये सुनते हैं। भ्रष्टाचार पर कुछ चौंकाने वाले, कुछ सही, कुछ बड़े रोचक तथ्य सामने आए हैं। अब आंकड़े सुनिए। इस सर्वे के मुताबिक 55% लोगों का मानना है कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार जबरदस्त बढ़ा है। 55% लोगों का मानना है। 2019 में जब चुनाव के पहले यह सर्वे हुआ था तो मात्र 40% लोग कहते थे भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब वो संख्या 40 से बढ़कर 55% हो गई। और रोचक चीज यह है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है कहने वाले गांव में, शहरों में, अमीर, गरीब, हर तबके के लोग हैं। अब आगे की बात सुनिए। 2019 में करीब 37% लोग कहते थे भ्रष्टाचार घटा है। वो कहने वालों की संख्या में ऑलमोस्ट भारी गिरावट होकर आधे पर आ गई है। अब सिर्फ 19% लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार घटा है, और उसमें भी वो अमीर ज्यादा है। तो भ्रष्टाचार का प्रहार भी गरीब पर ज्यादा हो रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि विपक्ष के प्रचार में अब तेजी आ रही है, मगर इससे कई सवाल जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या देर हो गई है? दूसरा बड़ा सवाल, विपक्ष मुद्दे तो उठा रही है मगर क्या वो जनता तक पहुंच रहे हैं? तीसरा बड़ा सवाल, जो मुद्दे प्रधानमंत्री से लेकर उनके तमाम मंत्री उठा रहे हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ना हो, क्या ये मुद्दे जनता में, जनता के दिलों में दस्तक दे रहे हैं? ये तमाम मुद्दे हैं। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब चुनाव हो तो हम बुनियादी मुद्दों पर रहें, क्योंकि जब आप धर्म के मुद्दे उठाते हैं तो न सिर्फ वो भड़काने वाले मुद्दे हैं बल्कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के खिलाफ हैं। इसीलिए जब मुस्लिम लीग का जिक्र किया जाता है, जिसका भाजपा के वैचारिक पूर्वजों के साथ अटूट रिश्ता हुआ करता था, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को उठाने की जरूरत नहीं है, मुद्दे पर बने रहने की जरूरत है। मगर सत्ता पक्ष ने अगर कुछ सीखा है तो मुद्दे को भटकाना सीखा है, इसीलिए उन अनर्गल मुद्दों की बात की जाती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।